सीता ग्रुप आप एजुकेशन चैनल से जुड़े हुए सभी अग्रजों को मेरा नमस्कार। जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, जो अनुज हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर जो देख रहे हैं और उस पर कमेंट लिख रहे हैं वो पुराने स्टूडेंट हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको अपने कॉलेज से आत्मीयता है। वो इसलिए तो देख ही रहे हैं कि उनको अपना ज्ञानवर्धन करना है, लेकिन इसलिए भी वो देख रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ, हमारे ये पुराने टीचर हैं, मैं उनको इसी बहाने इनकी वीडियो देख रहा हूँ तो इनसे एक मिल पा रहा हूँ, ये आत्मीयता है उनकी। तो चलिए, मैं आप लोगों का सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो बहुत ब्रॉड है। वो दो भागों में उसका डिवाइडेशन है, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास। लेकिन मैंने पद्य साहित्य के इतिहास को इसलिए लिया है कि जो पद्य साहित्य का इतिहास है वो गद्य साहित्य से पुराना है। गद्य साहित्य से पुराना होने के कारण मैंने सोचा कि आज मैं आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाऊं। और इसका जो काल विभाजन किया गया है वो कई कवियों ने अपने अपने अनुसार किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने अनुसार किया है, विद्यापति मिश्र ने अपने अनुसार किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, कई लोगों ने, डॉक्टर रसाल ने किया है। इस तरह आप देखते होंगे मिश्र बंधुओं ने किया है, कई लोगों ने अपने अपने अनुसार किया है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य, सबके अनुसार जिसको ज़्यादा माना गया है, सटीक माना गया है, वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार माना गया है। इसलिए जो मैं आपको बताऊंगी काल डिवाइडेशन, वो मैं आपको रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताऊंगी, उसके बाद जिसको सभी ने माना है उनके अनुसार बताऊंगी। तो आइए, पहले मैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताती हूँ वीर गाथा काल। उन्होंने वीर गाथा काल का समय संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक माना है। कब तक माना है? 1050 से 1375 ईस्वी तक। और इसको उन्होंने नाम दिया है वीर गाथा काल। क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नाम उन्होंने लिए दिया है कि आप जानते हैं कि आदिकाल में राजा होते थे। राज्य जो है वो छोटे छोटे भागों में विभक्त था। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था। उसकी मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे राजा हैं वो आपस में, उनके राज्य हो गए, विभक्त हो गए। आपस में परस्पर उन लोगों में ईर्ष्या द्वेष के कारण युद्ध हुआ करते थे। इस तरह का माहौल बना हुआ था। उसी समय हिंदुत्व का क्षय हो रहा था और जो इस्लामिक संस्था है, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनका हमारे भारत में पदार्पण हो रहा था। तो उस समय जो राजा थे आपस में युद्ध किया करते थे, इसलिए उस काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। और उसके बाद वीर गाथा काल के बाद भक्ति काल आया। कौन सा काल आया? भक्ति काल आया। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया। उसके बाद 1700 ईस्वी के बाद रीति काल आया। रीति काल का जो समय माना गया वो माना गया 1700 से 1850 तक। कहाँ से कहाँ तक? 1700 से 1850 तक। और जो आधुनिक काल है वो 1850 से अब तक है। कहीं कहीं पर इसको आधुनिक काल को 1868 से माना गया है और कहीं कहीं पर बच्चों 1850 से माना गया है। इसलिए कि 1850 में आप जानते हैं कि भारतेंद्र का जन्म जो है वो 1850 में हुआ था। तो जब कोई पैदा होगा तो उसी समय से तो नहीं कोई कविताएं या कुछ लिखना प्रारंभ कर देगा। तो कुछ लोग 1868 से, यानी कि जब से उन्होंने साहित्य का सृजन किया तब से काल मानते हैं, और कुछ लोग जो है वो 1850 से मानते हैं। तो चलिए, मैं आधुनिक काल को भी, आप जानते हैं कि आधुनिक काल में पहला है भारतेंद्र युग। कौन सा युग है? भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग का समय 1850। कितना? 1850 ईस्वी। उसके बाद आया आपका द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कहाँ से कहाँ तक माना गया? द्विवेदी युग को लोग मानते हैं, इसको कहीं कहीं पर 1850 और कहीं पर 1868। और द्विवेदी युग की शुरुआत मानते हैं 1900 से लेकर 1918 तक।
और उसके बाद आया आपका द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग। छायावाद का समय माना जाता है 1918 से 1938 तक। छायावाद का समय कहाँ से कहाँ तक है? 1918 से 1938 तक। भारतेंदु युग 1850, द्विवेदी युग 1900 से 1918, और बच्चों कहीं पर ध्यान रखिएगा कि कहीं पर 1922 भी दिया होता है, सबने अलग अलग माना है। छायावाद 1918 से 1938 तक। और उसके बाद आया आपका प्रगतिवाद। कौन सा युग आया? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद आपका माना गया 1938 से 1943 तक। प्रगतिवाद कहाँ से कहाँ तक माना गया? 1938 से 1943 तक। और उसके बाद आपका आया प्रयोगवाद। कौन सा आया? प्रयोगवाद। देख, प्रयोगवाद मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्रयोगवाद 1943 से 1953। और उसके बाद नई कविता का युग आया। किसका युग आया? नई कविता का युग आया। और नई कविता का समय बच्चों है 1953 से अब तक। तो ये आपके सारे डिवाइडेशन हो गए हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के। ये जो सारे डिवाइडेशन दिए हुए हैं ये हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के हैं। पहला है वीर गाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। और फिर उसको आधुनिक काल को भी इतने भागों में डिवाइड किया गया है। ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जो है वो छायावाद का ही उपविभाजन है। तो ये आपका क्लियर हो गया इतना। और उसके बाद मैं आज आपसे चर्चा करूंगी, पहला काल है आदिकाल, इसलिए मैं आपसे जो चर्चा करूंगी वो आपका वीर गाथा काल आदिकाल पर चर्चा करूंगी। आदिकाल बच्चों, आदिकाल जैसा आप देख ही रहे हैं कि आदिकाल का मतलब ही होता है, आदि का मतलब होता है आरंभ का काल। कौन सा काल? यानी आरंभिक काल। अभी आपने देखा था कि इसको 743 से 1343 ईस्वी तक इसका सन है सर्वमान्य। तो आपने इसका आदिकाल के बारे में सबने अलग अलग, किसी ने इसको आदिकाल नाम दिया है, किसी ने इसको वीरगाथा काल। आदिकाल इसको किसने नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और उसके बाद दूसरा इसका नाम है वीरगाथा काल। कौन सा काल है? वीरगाथा काल। आदिकाल, वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल इसको नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। इसका तीसरा नाम है सिद्ध सामंत काल। इसका तीसरा नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल इसको किसने नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। इसका चौथा नाम है सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल। और उसके बाद इसका नाम है चारण संधि काल। चारण संधि काल। ये काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और उसके बाद चारण संधि काल के बाद इसका एक नाम बच्चों चारण काल भी है। इसको संधि चारण काल, मैंने उल्टा लिख दिया है, संधि चारण काल है। संधि चारण काल इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। और इसको चारण काल जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। इस तरह आप देख रहे होंगे कि इसके अनेक नाम हैं। वीर काल भी इसका नाम है। वीर काल इसका नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद ने। किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद ने। इस तरह इसको, इसके अनेक नाम हैं आदिकाल के।
और आदिकाल का जो इतिहास है वो भी बहुत व्यापक है। उसी समय आपने देखा होगा कि इसके कई साहित्य लिखे गए। पहला इसका साहित्य लिखा गया रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। उसके बाद इसमें जो रासो साहित्य बच्चों है वो सबसे प्रसिद्ध था। अनेक आप देख रहे हैं, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, अनेक प्रकार के साहित्य लिखे गए, लेकिन जिसमें सबसे प्रचलित था वो रासो साहित्य था। रासो के ग्रंथ जितने लिखे गए, जैसे आप जानते हैं कि चंद बरदाई के द्वारा जो है वो पृथ्वीराज रासो लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? पृथ्वीराज रासो लिखा गया। और इसमें कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं बच्चों, आप लिखते हो कि पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग हैं वो हैं 69। कितने हैं? 69। लेकिन मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर आप लोग 68 लिखते हैं। इसमें सर्ग 69 है और इसमें जो छंद हैं वो 68 हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें सर्ग 69 और इसमें जो छंद हैं वो कितने हैं? 68 हैं। रासो साहित्य उस समय का, रासो का मतलब होता है रस और रस का मतलब होता है आनंद। तो जितने लोगों ने लिखा उसको नाम एक दिया कि रासो साहित्य। जगनिक का आपने देखा है कि परमाल रासो है, जिसमें आप देखते हो जगनिक आज भी गाँवों में वो आल्हा होता है ना, जगनिक आल्हा बोले उदल्ली है तलवार, और एक को मारे दूजा मर जाए और तीसरा खौफ खावे मर जाए। इस तरह की जो गाँवों में पहले आल्हा होता था वो किसका है? वो जगनिक का है। किसका है? जगनिक का, परमाल रासो। और उसको अब भ्रंश रूप में कर दिया दिगनिक आल्हा बोले, तो वो दिगनिक नहीं है, वो जगनिक है। तो रासो में सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है। वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया है और उसको किसने लिखा है? उसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था वो इनकम्प्लीट था। वो उनके पुत्र ने जल्हड़ ने उसको पूरा किया था, तब जाके वो पूरा हुआ था। और कहीं कहीं तो ये माना जाता है कि इसमें लगभग कम से कम जो है वो 10,000 छंद के आसपास थे, लेकिन जो है 68 छंद बाद में उसमें माने गए कि इसमें 68 छंद हैं सबके अनुसार। उसके बाद इसमें और भी लिखा नरपत नाल ने बीसल देव रासो लिखा। कौन से ग्रंथ लिखा? बीसल देव रासो लिखा। उसमें जो राजा बीसल देव हैं उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। और मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो इस समय का इतिहास है, किसी भी समय का जो इतिहास होता है उसकी एक सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, एक राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, एक धार्मिक परिस्थितियाँ होती हैं, एक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ होती हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार जो है उसका जो ग्रंथ होते हैं वो लिखे जाते हैं। जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसके अनुसार उनकी विशेषताएं भी निकाली जाती हैं। तो ये रासो ग्रंथ हो गया। उसके बाद जो है ये नाथ जो है ग्रंथ हो गया, ये सिद्ध हो गया, बौद्ध। नाथ ग्रंथ में जो है किसने, इसके जो प्रवर्तक थे वो कुछ लोग जो है मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं और कुछ लोग जो है वो गोरखनाथ को मानते हैं, लेकिन प्रामाणिक जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो गोरखनाथ को मानते हैं। मत्स्येंद्र नाथ जो है वो उसके प्रणेता थे। और उसके बाद आता है आपका सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो जो जैन थे, सरहपा जो है और सबरपा, इन लोगों ने इसको लुइप्पा, इन लोगों ने लिखा था। और आप ये भी जानते हैं कि सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है और उनको सबसे पहला कवि किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन ने माना था कि सरहपा जो है, उन्हीं को सरहपाद भी कहते हैं, कि सरहपा जो है वो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। उसके बाद जो है ये बौद्ध ग्रंथ आए और जो ये बौद्ध ग्रंथ आए इसमें बौद्धों का वर्णन था। किसका वर्णन था? बौद्धों का। इन लोगों ने ज़्यादातर रास लगा के लिखा अपना। रास का भी मतलब आनंद ही होता है, यानी कि आपने पढ़ा है सूर से इनकृत जो है भारतेश्वर बाहुबली रास, इस तरह के जो है इस समय भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। तो उस समय का जो आदिकाल का साहित्य है वो इतने रूपों में रासो, नाथ, सिद्ध, बौद्ध इतने भागों में विभक्त था, इतनी तरह से लिखा गया। और अभी कभी आपके मन में बच्चों आएगा कि जैसे ये 743 और 1343, तो क्या इससे पहले के कोई साहित्य था ही नहीं? तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई साहित्य नहीं था। इससे पहले आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में ऋग्वेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया, अथर्ववेद लिखा गया, सामवेद लिखा गया और अनेक ग्रंथ लिखे गए।
उसके बाद पाली भाषा आई। पाली भाषा जो है वो बौद्धों की भाषा थी। उसके बाद प्राकृत भाषा आई जिसमें मगधी, सौरसेनी ये सारी भाषाएं मिली हुई थी। और बाद में अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश भाषा का जो प्रभाव है वो आदिकाल पर भी था। किस पर था? क्योंकि कोई चीज़ मान लीजिए कि आज कोई समय चल रहा है और अगला समय आ जाए तो इस समय की कुछ चीज़ें वो उस समय में भी रहेंगी, तुरंत कोई चीज़ हट नहीं जाती। इसलिए जो अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव है वो वीरगाथा काल पर भी रहा, आदिकाल पर भी रहा। अपभ्रंश का क्या मतलब होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है कि बिगड़ा हुआ, निचला स्तर, गिरा हुआ। यानी कि जो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत ये भाषाएं हैं उनके बिगड़े हुए रूप को जो है वो अपभ्रंश भाषा माना गया। तो इस तरह इससे पहले की जो है ये भाषाएं थी जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो आप 743 से 1343 तक पढ़ रहे हो, इसमें आपने ये पढ़ा कि इतने प्रकार का साहित्य था। अब इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल की विशेषताएं क्या थी। तो आदिकाल की क्या विशेषताएं थी? सबसे पहली विशेषता हो गई कि आदिकाल की कि उस समय का जो काल था वो कैसा था कि उसमें जो राजा थे वो अपने राजाओं का जो उनके आश्रित कवि थे, उस समय के कवि आश्रित होते थे। जैसे आजकल कल के कवि आप देख रहे हैं कि मंचों से कविता करते हैं तो वो अब राजा के दरबार में रह के कविता करते थे। तो सीधी सी बात है कि जब राजा के दरबार में रहेंगे और किसी एक मन में होता है कि हम अपने राजा की प्रशंसा करें, हम अपने राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करें तो हमको एक पदवी मिल जाएगी, हमारे बच्चों को कोई ओहदा मिल जाएगा, हमको पुरस्कार मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। तो वो जो आश्रयदाताओं की जो है वो प्रशंसा किया करते थे। आश्रयदाता जो है अपने राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। तो उस समय आश्रयदाता जो है राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। तो उस समय के काल में आश्रयदाताओं द्वारा राजाओं की प्रशंसा, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता हो गई डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। यानी कि आदिकाल में जो है किस भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था? डिंगल और पिंगल भाषा का। अब आप कहेंगे कि ये डिंगल भाषा क्या है और ये पिंगल भाषा क्या है? तो बच्चों जो डिंगल भाषा होती है वो होती है जब अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा को मिला लिया जाता है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसको मिला लिया जाता है तो हो जाती है डिंगल भाषा। कौन सी भाषा हो जाती है? डिंगल। और जब अपभ्रंश में कौन सी भाषा को, ब्रज भाषा को मिलाया जाता है तो वो हो जाती है पिंगल भाषा। कौन सी भाषा हो जाती है? पिंगल भाषा। तो डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। वीरगाथा काल की दूसरी विशेषता है कि डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग। और उसकी तीसरी विशेषता क्या है कि सुरा और सुंदरियों का बोलबाला। किसका बोलबाला? अब जब युद्ध करने जाते थे तो युद्ध में जब लड़ाई करके आते थे, थके होते थे, तो आराम से आपने द सोल्ड ऑफ टीपू सुल्तान, इस तरह के अनेक सीरियल आप अपने टीवी पर देखते होंगे कि जब राजा लोग आते थे उनका मनसद बिचता था और नृत्यांगनाएं जो है नृत्य करती थी, वाह 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 वाह। तो उस समय जो है वो उस समय इस तरह का दौर था। तो उस समय सुरा यानी जान रहे हैं आप, मदिरा यानी शराब, इस समय उन सब चीज़ों का उस समय बोलबाला था, चरम पर था। और यही कारण है कि हमारे हिंदुत्व का पतन हुआ और उसके फलस्वरूप आप जानते हैं कि अगला काल जो आया भक्ति काल आया। क्योंकि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका पतन स्वाभाविक है। उसके बाद इसमें चौथा कि सबसे बड़ी कमी इस काल की क्या रही कि राष्ट्रीय एकता का अभाव। किसका अभाव? राष्ट्रीय एकता का। आप सोचिए कि जहाँ इतने इतने वीर राजा थे, आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान से आला उदल जो है वो किसके सेनापति थे? वो महोबा के जो परमाल राजा थे उनके सेनापति थे। और आला उदल ने किसकी तरफ से लड़ाई की? उनकी तरफ से लड़ाई की पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते करते उसमें जो है आल्हा को तो आप लोग जानते ही हो कि आल्हा जो है वो अमर हैं। लोग बताते हैं कि आल्हा को एट लास्ट जो है वो गोरखनाथ उठा ले गए थे। वो मैहर माई के बहुत बड़े भक्त थे, आज भी वो जीवित हैं और मैहर माई पे सबसे पहले उन्हीं का जो है आराधना होती है, उन्हीं के द्वारा अर्चना होती है। तो आल्हा को तो लोग बताते हैं कि जीवित हैं, लेकिन उदल जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्धभूमि में मारे गए थे और पृथ्वीराज चौहान भी युद्धभूमि में घायल पड़े थे। तो उनके सेनापति जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप सोच लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान को जब चील और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे तो उनके सेनापति अपना मांस जो है वो काट काट कर फेंक देते थे
कि जो उनके सेनापति थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, कि जिससे जो है हमारे राजा की पृथ्वीराज चौहान की जान बची रहे, उन्होंने सारा अपना मांस ही खिला दिया चील कौओं को। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं थी अपने राजा के प्रति, उनके मन में प्रेम नहीं था या राजा के प्रति उनके मन में एक सम्मान नहीं था, लेकिन बस ये है कि जो एक राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, जो एक पूरे राष्ट्र को, वो छोटे छोटे उस समय चूंकि राजे थे, जैसे आप यहीं का ले लीजिए कि सरैया के राजा, रामपुर मथुरा के राजा और महमूदाबाद के राजा, तो इस तरह जो है राज्य जब छोटे छोटे भागों में विभक्त था तो उनको केवल अपने राज्य की चिंता होती थी। इसी कारण जो इस्लाम है, इस्लामिक जो आए इस्लाम वाले, और अरब हमारे देश पे अरबों ने आक्रमण किया, और जो उस समय छोटे छोटे राजा थे, चोल थे, चालुक्य थे, परमार थे, चौहान थे, ये इस तरह के जो राजा थे उनका पतन हो गया और इस्लामिक संगठन हमारे यहाँ आए और इस्लाम के लोग हमारे यहाँ आकर कब्जा कर लिए। हमारा जो एक गौरवशाली इतिहास है, वो गौरवशाली इतिहास कहीं ना कहीं विलुप्त हुआ। तो आप देखिए कि कितने वीर थे, लेकिन उनकी वीरता किसके लिए होती थी? केवल अपने राजाओं के लिए, और राजाओं की वीरता किसके लिए होती थी? केवल अपने राज्य के लिए। तो इस तरह आदिकाल के बारे में आपने कई क्वेश्चन जाने, कि पहला तो क्वेश्चन यही कि आदिकाल का समय कब से कब तक है। दूसरा आपका क्वेश्चन हुआ कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है, और उनको जो किन किन नामों से जाना जाता है और उनको वो नाम किसने दिए और किस आधार पर दिए। तीसरा, आदिकाल को कितने साहित्यिक भागों में बांटा गया, ये आपका क्वेश्चन बना। फिर आदिकाल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, और आप जानते हो कि आदिकाल का पृथ्वीराज रासो ही जो है सबसे पुराना जो है महाकाव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? और महाकवि कौन कहलाते हैं? ये किसके अनुसार है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। और महाकवि कौन कहलाते हैं? पृथ्वीराज चंद्रबरदाई महाकवि कहलाते हैं, और उनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो वो महाकाव्य कहलाता है। और जो जस इन लोगों ने लिखे, अभी मैंने आप लोगों को इनके ग्रंथों के बारे में बताया। अगर डिटेल से चर्चा करूं तो आप जानते हैं कि वीडियो लंबा होगा, इसलिए जो है बहुत डिटेल से उसकी चर्चा नहीं हो सकती है। और इसके बारे में आप पूरा लिखिएगा, एक क्वेश्चन बनाइएगा। और इसमें मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। पहला क्वेश्चन आपको छोड़ रही हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो आदिकाल है उसको आदिकाल नाम किसने दिया। और दूसरा इसका क्वेश्चन है कि आदिकाल की भाषा क्या थी। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप दीजिएगा, और उसके बाद आपसे फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद, नमस्ते।